हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा बलानी और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रस। रस क्या होता है? रस का अर्थ होता है, जब भी हम रस से बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ बन जाती है कि रस मतलब कुछ आनंद वाली बात होती है। लेकिन बिल्कुल आनंद होता ही है, लेकिन उस आनंद के साथ, यानी कि जब भी आप कुछ चीज़ कर रहे हो, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त अगर खाना लजीज होता है, अच्छा होता है, तो हमारे अंदर से आता है कि आह क्या खाना बना है। क्यों? क्योंकि उसमें मिर्च मसाले नमक वमक सब डला हुआ होता है, तो हमको अच्छा लगता है वो खाना। और मान लो इसी जगह पे अगर वो नमक नहीं डला हुआ हो, मिर्च विर्च नहीं डली हुई हो, अच्छे से वो बना हुआ नहीं हो, तो हमको रस नहीं आता, यानी कि हमको आनंद नहीं आता है खाना खाने का। तो सेम ऐसा ही क्या हुआ, जो कवि लोग थे उन्होंने कहा कि इसको, जो भी हम काव्य लिखते हैं, इसको कैसे पढ़े, मतलब थोड़ा सा आनंद भी तो आना चाहिए ना। तो उस आनंद के लिए, यानी उसके इमोशंस के लिए कुछ चीज़ें डाली गई कि हाँ भाई इस आनंद को कहेंगे, तो उसके लिए हमने किसको बनाया? रस को बनाया। अब रस क्या होता है? रस का अर्थ ही आनंद होता है, लेकिन ये आनंद हर बार थोड़ी कि इंसान खुश ही होगा, कभी वो दुखी भी होगा, कभी वो गुस्से में भी होगा, कभी वो डरा हुआ भी होगा, उसका अलग अलग इमोशन निकलेगा। तो जब अलग अलग इमोशंस निकलेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैसा रस मिलेगा। तो रस यानी आप जो भी चीज़ कर रहे हो इमोशंस के साथ, तो उसके अंदर जो इमोशंस डले हुए होते हैं, जो आपका अंदर का जो स्वभाव डला हुआ होता है, वही कहलाता है हमारा रस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे रस। उसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से रस होते हैं। देन हम ये भी देखेंगे कि कौन से बोर्ड में, वैसे तो यूपी बोर्ड में ही पूछा जाता है रस, तो वहाँ पर कौन से दो रस की बात की जाती है, कौन से दो रस पूछे जाते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले रस की परिभाषा, कि रस होता क्या है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, मतलब कब पता चला कि हाँ भाई ये रस होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, वगैरह वगैरह। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रस की परिभाषा। रस की परिभाषा, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, जब हम किसी चीज़ का आनंद लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने के लिए हमको जिस आनंद की अनुभूति होती है, जैसा भी आनंद, अब यहाँ पे आप आनंद से मीनिंग ये मत समझना कि अच्छा आनंद यानी कि बस मज़ा ही आएगा, नहीं, मज़ा नहीं। वो आनंद आपका हर बार कुछ अलग अलग स्टेप पे अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो जब भी हम काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें हमको किसी आनंद की प्राप्ति हो रही होगी, उसी को ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रस जो है वो क्या होती है? काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। आत्मा मीन्स अगर आपके जो भी आप बात कह रहे हो, अगर उसमें इमोशंस ही नहीं होंगे तो बात बिल्कुल सेंसलेस है। हम नॉर्मल बात भी अगर हम करते हैं, हम कोई भी बात करते हैं, अगर उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, हर बार कोई अलग इमोशंस होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों इमोशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें इमोशंस नहीं होंगे तो वो बात किसी काम की नहीं होगी। तो ऐसे ही जो कवि लोग थे उन्होंने भी क्या किया, अपनी जो बात है, जो भी अपना जो छंद वो लिखते थे, उस काव्य को लिखने में उन्होंने रस की प्राप्ति करने के लिए कहा कि ये क्या है? बहुत ज़रूरी है, यानी रस होना चाहिए। रस आएगा तभी हम उस चीज़ को फील कर पाएंगे, तभी हम उसको बोल पाएंगे। अब जैसे गाना गाने वाले होते हैं, गाना कब गाएंगे? जब गाना तभी अच्छा लगेगा उस सिंगर के मुंह से, तभी अच्छा लगेगा जब वो फील के साथ गाएगा। अगर वो ऐसे ही गा देगा, कोई भी गाना है उसको उसने गा दिया, फील नहीं किया, तो ना वो खुद कनेक्ट हो पाएगा, ना आपको अपनी सिंगिंग से कनेक्ट कर पाएगा। तो सेम ऐसे ही कवि के लिए भी यही था कि ये क्या होते हैं? काव्य की आत्मा होते हैं, बिल्कुल प्राण तत्व। जैसे शरीर के लिए आत्मा जरूरत होती है, वैसे ही जो रस होते हैं वो किसी काव्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। जब इमोशंस आएंगे तभी आपके माइंड में वैसे शब्द आएंगे, तभी आप उसकी रचना करोगे। तो सबसे पहली चीज़ ही क्या आनी चाहिए? फील आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया गया है? भरत मुनि। भरत मुनि ने सबसे पहले अपनी एक रचना जो थी नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने रस का बताया था, कि सबसे पहले उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था कि रस क्या होता है, रस कितने प्रकार का होता है। तो भरत मुनि को पहला माना जाता है इस रस के उत्पन्न करने के लिए, उसको बताने के लिए। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नाट्य शास्त्र, एक रचना थी नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने 8 रस को बताया था, जबकि एक्चुअल में जो रस हैं वो कितने हैं? वो हैं हमारे 11। हम 11 रसों की लिस्ट देखेंगे, कौन कौन से रस होते हैं 11। लेकिन नाट्य शास्त्र में 8 रस को बताया गया था, जिनको किसने बताया था? भरत मुनि ने बताया था। ठीक है, तो ये होती है रस की परिभाषा। अब इस रस के साथ
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं। वो पॉइंट क्या होते हैं और कभी आपने फील भी नहीं किया होगा। हमारे साथ काफ़ी चीज़ें, हमारे इमोशंस हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये आए कहाँ से। तो उसको आने के लिए क्या किया गया है, रस के अंग बनाए गए हैं, जिसको हम रस के अवयव भी कहते हैं। कि कौन कौन से होते हैं उसके अंग, वो अंग हैं कुछ इस प्रकार से। कौन कौन से? 4 प्रकार होते हैं। पहला दे रखा है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी, व्याभिचारी भाव। ये क्या होते हैं? ये जब हमारे अंदर जो रस उत्पन्न होता है, उस रस को उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। मैं उदाहरण के साथ भी आपको बताऊंगी कि कैसे ये काम करता है। और इनमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सा? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव आपके टोटल होते हैं 11 स्थायी भाव होते हैं। ये स्थायी भाव होते क्या है? स्थायी भाव यानी जो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही अंदर हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं खुशी की, तो हमारे अंदर खुशी है, हमारे अंदर दुख भी है, हमारे अंदर ईर्ष्या भी है, हमारे अंदर घृणा भी है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी है, हमारे अंदर गुस्सा भी है, हमारे अंदर डर भी है, हमारे अंदर प्रेम भी है, हमारे अंदर ममता भी है, हमारे अंदर भक्ति भी है। सब चीज़ें हमारे अंदर स्टोर हैं, हमारे पास हैं, ऑलरेडी हैं। लेकिन ये क्या है? ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बैठी हैं, स्थायी हैं। लेकिन इनको क्या करना होता है? इनके साथ कुछ चीज़ें होंगी तब ये बाहर निकलते हैं। अब आप जैसे बैठे हो, है ना, कोई कुछ हुआ नहीं है, आप बैठे हो, आप अभी बिल्कुल शांत हो, मतलब ना आपको खुशी है ना दुख है, आप बिल्कुल शांत हो। लेकिन सडनली कोई चीज़ हो जाएगी, कोई बात हो जाएगी, तो हो सकता है आप उससे दुखी हो सकते हो सकता है आप उससे खुश हो सकते हो। तो क्या हुआ? अंदर से पहले सारे भाव थे, कुछ घटना होगी, कुछ घटेगा, तब वो हमारे भाव निकल के बाहर आएंगे। लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर हमारे स्टोर हैं, तो वही कहलाते हैं हमारे स्थायी भाव। तो स्थायी भाव की परिभाषा देखें तो क्या है? वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्य के मन में प्राय सदा निहित रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अच्छा हमको दुख होने वाला है तो बाहर से कुछ दुख आएगा अंदर। दुख हमारे अंदर पहले से ही होता है, बस कुछ घटित होगा तब हमको ये फील आ जाएगा कि अच्छा हम अभी दुखी हैं, ठीक है। लेकिन अंदर सारे हमारे भाव पहले से ही निहित रहते हैं। और कुछ विशिष्ट अवसरों पर या फिर कुछ विशिष्ट कारणों की वजह से क्या होते हैं, वो हमको स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, दिखते हैं कि अच्छा हम आज दुखी हैं, अच्छा हम आज खुश हैं। तो वो कब होता है? वो होता है जब कोई बात होती है। अब आप फॉर एग्जाम्पल बैठे हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल टीवी देख रहे हो और अच्छे से बिल्कुल आराम से बैठे हो, सडनली फ़ोन आ जाता है और कहा जाता है कि अरे आज तुमको है ना मेरी बर्थडे पार्टी पे आना है। तो अब क्या हुआ? नॉर्मल बैठे थे, अब एकदम से क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, उत्साहित हो गए, अरे बर्थडे पार्टी में जाना है, अरे मुझे ड्रेस निकालनी, ये करना है, वो करना है, खुश होने लग जाते हो, अपना सब कुछ निकालना, मैचिंग सब निकालना शुरू कर देते हो। तो वो क्या हुआ? पहले से था ना अंदर, लेकिन कोई घटना घटी और उसके बाद से वो हमारे अंदर फील होने लग गया, और वो तब तक रहेगा जब तक हम होके ना आ जाए, क्योंकि तब तक उस चीज़ का कनेक्शन बना हुआ ही था। तो ये होता है हमारे अंदर निहित सारे होते हैं, लेकिन किसी घटना या विशेष कारण की वजह से वो हमको बाहर दिखाई देने लगते हैं। तब हमको लगता है अच्छा हम खुश हैं। तो मम्मी क्या बोलेगी? अभी तो चुपचाप बैठी थी और अभी देखो कैसे खुशी से उछल रही है। तो वो क्या है? वो हमारे अंदर थे, बस अब हमको प्रकट हो रहे हैं, तो हम हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी वो प्रकट होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन्हें को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। और स्थायी भाव ही क्या है? मेन रस का आधार है। रस का आधार मीन्स कि रस तब ही समझ में आएगा जब आपके अंदर ये स्थायी भाव होंगे। तो स्थायी भाव की संख्या देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पर आपको 11 स्थायी भाव दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस जब एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब हम कब बात करते हैं किसी लवर की, है ना, जब दो लोगों के बारे में बात करते हैं और वो कैसा वाला होता है? लव वाला जब होता है तब हम श्रृंगार रस को बोलते हैं। और इसके लिए भाव कैसा रहता है? रति यानी इसमें आप एक प्रेम वाला भाव रहता है जो एक प्रेयसी के लिए, एक प्रेमी के लिए होता है। और जब वो किसी चीज़ के लिए श्रृंगार, अब श्रृंगार से आप ये समझ के चलना कि श्रृंगार मीन्स जब हम सजते धजते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम कुछ लव वाला फील करते हैं, तो ये होता है रति। नेक्स्ट आता है हास्य रस। तो हास्य मतलब जब हंसते हैं, खुश रहते हैं,
वो होता है हमारा हास्य रस। तो उसके लिए हमारा स्थायी भाव क्या होता है? हास। नेक्स्ट आता है करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस होता है जिसका स्थायी भाव, आपको भाव ध्यान रखना है, शोक। शोक क्या होता है? जब हम किसी संबंध को हमारी लाइफ से चले जाते हैं वो, तो उस समय जो आपको दुख होता है उसको हम बोलते हैं शोक। ठीक है। अब यहाँ पर श्रृंगार रस और शोक रस, इन दो में भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस में क्या होता है, जब दो लोग जब दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और वो कुछ टाइम के लिए अगर अलग हो जाते हैं तब भी वो श्रृंगार रस में होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, पता होता है कि भाई कभी ना कभी मिलेंगे। जैसे मान लो दो हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक की जॉब बाहर लग गई है, दूसरा वहीं अपने ही होम टाउन में है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी ना कभी मिलेंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी मिलेंगे या मिलने की संभावना है। बट करुण रस में क्या होता है, करुण रस में जब हम किसी को खो देते हैं, यानी कि डेथ हो जाती है, वो वाली बात कहते हैं कि जब हमको पता है कि वो कभी हमारी लाइफ में वापस नहीं आने वाले हैं, उस टाइम पे जो रस आता है, उस टाइम पे जो दुख आता है, वो होता है आपका शोक, या जिसको हम क्या कहते हैं, करुण रस। नेक्स्ट आता है रौद्र। रौद्र मीन्स जब गुस्सा, जब क्रोध होता है, क्योंकि क्रोधी भी तो होते हैं हम, कई बार हमको गुस्सा भी आता है। अब आप जो काव्य लिखेगा तो कभी अगर उसे किसी चीज़ को प्रकट करना है गुस्से के लिए, तो उसको वैसे वाले शब्द लेने पड़ेंगे, वैसा फील लाने के लिए उसको वैसा रस डालना पड़ेगा, उसके अंदर से वो वाली फीलिंग्स आएंगी, तभी वो लिख पाएगा। तो उसको हम कहते हैं रौद्र रस, जिसमें आपको क्या होता है, क्रोध, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। मतलब भाव अंदर से कैसा निकलेगा, क्रोध वाला। नेक्स्ट वीर रस, जिसमें उत्साह, एक्साइटेड होते हो, या जब हम किसी सेना के सैनिकों की बात करते हैं, ठीक है, या सिपाहियों की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, जब आप किसी चीज़ में बहुत एक्साइटेड होकर उत्साह के साथ कोई चीज़ की बात करते हो, तब हम कौन सा रस होता है हमारा, वो वीर रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। भयानक रस, डरते भी तो हैं, कभी कोई भेज दे पुरानी हवेली जंगल वंगल में, तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे डर लगता है, तो वो होता है हमारा भय रस, सॉरी भयानक रस, जिसको हम भय कहते हैं, स्थायी भाव। विभत्स रस, क्या होता है विभत्स? विभत्स होता है जब हम किसी से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, जब हमको किसी से चिढ़ होती है, ह्यूमन है यार, हो सकती है चिढ़ भी होती है, घृणा होती है, हम उसके लिए ईर्ष्या रखते हैं, उस टाइम पे भी हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं, तो उसको बोलते हैं जुगुप्सा, या फिर आप घृणा भी लिख सकते हो, जुगुप्सा या फिर घृणा। ये इसका क्या होता है, स्थायी भाव होता है। ठीक है, कई बार हमको किसी से इस टाइप की फीलिंग्स आ जाती है, तो होता है वो विभत्स रस। नेक्स्ट है अद्भुत रस। एकदम से आप किसी चीज को देख के बिल्कुल विस्मय हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, तो वो वाले के लिए हमारा भाव कैसा आएगा, विस्मय, यानी कि बिल्कुल आश्चर्य हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अद्भुत रस। नेक्स्ट आता है शांत रस। हर बार उछलते कूदते थोड़ी रहेंगे, हर बार गुस्सा नहीं करेंगे। कई बार हमको क्या लगता है, छोड़ो ये दुनियादारी, बस हमको तो आराम से शांति चाहिए। शांति बोलते हैं ना, कि थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए, यानी हर चीज़ से हमको कुछ टाइम के लिए कटना होता है, तो उसे हम कहते हैं शांत रस, जिसको हम वैराग्य या फिर निर्वेद कहते हैं, कि जब हमको हमारे आसपास की चीज़ों को छोड़ के एकांत में हमको समय व्यतीत करना होता है, वो होता है हमारा शांत रस। नेक्स्ट आता है वात्सल्य और भक्ति रस। ये वात्सल्य और भक्ति रस, ये दोनों रस जो है ये बाद में ऐड हुए थे। ठीक है, क्योंकि क्या करते थे, पहले कहा जाता था कि जो आपका रस है श्रृंगार रस, इसी में इसको ऐड कर दिया जाता था, लेकिन बाद में इसके अलग अलग रस बनाए। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस एक अलग फील देता है, भक्ति रस एक अलग फील देता है। भक्ति रस हम किससे करेंगे, हमारे इष्ट देवों से करेंगे, या जिनके गुरुदेव बने हुए होते हैं, जिनके गुरु महाराज बने हुए होते हैं, जिनके घर के कुछ कुल गुरुज होते हैं, उन टाइप के बने होते हैं, तो उनके लिए जब आप कुछ अपना प्रेम दिखाओगे तो वो आपका भक्ति रस में आता है, कि क्योंकि आप उनके साथ एक भक्त और भगवान वाली फीलिंग डाके, वैसा वाला आपके अंदर इमोशंस आता है। वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य जब हम किसी अपने के साथ कुछ प्रेम दिखाते हैं, जैसे एक मम्मी और एक बच्चे का प्रेम होता है, वो ममता वाला, जिसमें वात्सल्य होता है, जिसमें प्रेम होता है। एक बड़ा भाई जब अपने छोटे भाई के लिए देता है, वो वाला प्रेम हो गया। एक पापा अपने बच्चे के लिए देता है। तो जब आप किसी अपने को प्यार दे रहे हो जो आपसे थोड़ा सा छोटा है, उसके लिए आप जब वो प्रेम दिखाओगे, जो इमोशन दिखाओगे, वो होता है हमारा वात्सल्य रस। और भक्ति रस जब हम अपने से सम्मानित किसी व्यक्ति के लिए, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, जिनको हम मानते हैं,
उनके लिए हम भक्ति रस लेते हैं। और इनका क्या है, इनका वही वात्सलता इसका स्थायी भाव है, और यहाँ पे अनुराग इसका स्थायी भाव है, भक्ति का अनुराग है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो है हास्य रस और करुण रस ही समझना है। क्यों? क्योंकि यही आपके एग्जाम में आता है, बाकी रस आपके नहीं आते हैं, ये 2 ही रस आपके आते हैं। और इसके अलावा बाकी हमने समझ ही लिए हैं। जब समझ लिए हैं तो मैं आपको परिभाषा बनाना भी सिखा दूंगी, तो आप वैसे बना सकते हो। पहली चीज, जब भी आप किसी की परिभाषा लिखोगे उसका पहला पॉइंट तो ये डाल ही देना कि इसका स्थायी भाव कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। भक्ति रस, तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, अनुराग। तो आपको ये चीज़ तो डालनी है, पहला स्थायी भाव रखना है कि जिस भी रस के बारे में आप बात कर रहे हो उसका स्थायी भाव क्या है। ठीक है, तो ये होता है स्थायी भाव जो हमारे अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होंगे, यानी ये सारे रस जो हैं हमारे पास पहले से इंक्लूड होंगे, अंदर हैं, बाय डिफॉल्ट सेट हो गए, भगवान ने सेट कर दिए। बस हमारे पास इमोशंस जैसे मतलब जैसे सिचुएशन आएगी वैसे ये निकल के बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका विभाव। विभाव क्या होता है, विभाव जिसकी वजह से ये चीज हुई, यानी कि कारण, किस कारण से ये चीज हुई, तो उसे हम कहते हैं विभाव। तो विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, विषय या वस्तुएं जिसकी वजह से ये इमोशंस हमारे अंदर आए हैं। विभाव, अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कि श्रृंगार रस को ले लेते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है, कॉल, आप बैठे हो आराम से, चल सब कुछ हो रहा है, वही पार्टी वाली बात कर लेते हैं। कॉल आ गया, कॉल आया, तो वो कॉल आना वो क्या है, आपका एक कारण है। वो जो कारण आया कि जो इनविटेशन आया उसकी वजह से आप क्या हुए, आपके अंदर वो रस आया। तो विभाव होता है जो आपका स्थायी भाव है, वो किस वजह से आया है, उसका कारण क्या था, रीज़न क्या था। तो रीज़न था वो फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे आपको पता चल गया कि अच्छा हाँ आज कहाँ जाना है, पार्टी में जाना है। तो ये होता है हमारा विभाव। तो कॉल आना हमारा विभाव हुआ। अब इस विभाव में क्या हुआ, इस विभाव के भी इन्होंने प्रकार बना दिए। कौन कौन से, इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव क्या होता है, आलंबन विभाव होता है कि जब अब आपको कॉल आया, उस कॉल के बाद आप क्या करते हो, उस पर काम करते हो कि अच्छा भाई ये चीज़ आई है, कारण ये है कि भाई कॉल आया है, पार्टी में जाना है। और आलंबन विभाव होता है कि अब उसके अंतर्गत हमको क्या करना है। आलंबन विभाव में ये चीज़ आती है कि भाई आप क्या करने वाले हो। तो फ़ोन आया और फ़ोन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आज जो है हम पार्टी में जा रहे हैं 8 बजे, तुमको भी तैयार होकर चलना है। तो ये होता है आलंबन विभाव। अब इस आलंबन विभाव में क्या हुए, इसके भी 2 पार्ट कर देते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आप कैसे फील करते हो। मतलब जो आपके अंदर कोई इमोशन आता है तो वो ऐसे नहीं आ जाता है, उसके साथ एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है कि एक आता है विषय, एक आता है आश्रय। आश्रय क्या है, जिसके अंदर इमोशन आया है। 2 फ्रेंड्स थी, एक थी मीना, एक थी सीता। अब मीना को सीता का फ़ोन आया, तो मीना के अंदर खुशी आई कि हाँ मुझे कहाँ जाना है, पार्टी में जाना है, क्योंकि फ़ोन उसको आया। और किया किसने था, सीता ने किया था। तो मीना कौन हो गई, आश्रय हो गई, क्योंकि उसके अंदर ये भाव आया है। ठीक है, और सीता कौन हो गई, सीता हो गई विषय, वो सब्जेक्ट जिसके थ्रू ये चीज़ आई है। नेक्स्ट आता है उद्दीपन। उद्दीपन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। उद्दीपन में अगर किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए कहते हैं तो कैसे बढ़ेगा। अब आपको आपकी फ्रेंड का कॉल आ गया कि पार्टी में चलना है, उत्साह है आपके अंदर। अब आपको एक और फ्रेंड का कॉल आ गया, अरे मैं भी जा रही हूँ, मैं तो ये पहन रही हूँ, तू क्या पहन रही है, ये पहन लेंगे और ये वाली मैचिंग पहन लेंगे, मैचिंग मैचिंग कुछ ड्रेस कोड बना के चलते हैं। अब क्या हुआ, अब आपके अंदर जो उत्साह था वो और बढ़ गया, अरे अब तो मस्त तैयार होके जाना है, मुझे तो सबसे बढ़िया होना है। पहले आपके अंदर उत्साह तो था ही, अब उसके अंदर घी डालने वाला काम, मतलब उद्दीपन होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए क्या आया, वो दूसरी फ्रेंड का कॉल आ गया कि चलना है, तैयार होके मस्त बढ़िया बन के चलेंगे। तो ये हो गया, जो आपका उत्साह था उसका प्रो लेवल हो गया, एक स्टेप और बढ़ गया कि अब आपके अंदर और तेज़ी से आ गया, अरे मस्त। पहले तो आपने कोई एक और ड्रेस निकाली थी, अब फ्रेंड का कॉल आया तो अब आप और एक्साइटेड होके दूसरी ड्रेस निकाल रहे हो, सबसे बढ़िया ड्रेस निकाल रहे हो कि नहीं मैं तो ये पहन के जाऊँगी।
तो ये होता है आपका उद्दीपन विभाव। तो विभाव मीन्स कारण, और उसमें भी आपके कारण दो, कि एक तो आपको जो मिला सब्जेक्ट की भाई किसकी वजह से हुआ, तो उसमें आता है विषय और आश्रय। जिसके अंदर ही इमोशन आए वो होता है आपका आश्रय, जिसके थ्रू आए मतलब कौन देने वाला कौन है वो होता है हमारा आश्रय विषय। नेक्स्ट आता है आपका उद्दीपन, जिसमें आप किसी चीज को बढ़ाता है, मतलब जो चीज आपके इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग कर दे वो होता है उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव होता है एक तरह से फॉर एग्जाम्पल क्रिया जो हुआ, जो काम जो भी अभी हुआ उसकी प्रतिक्रिया। फोन आया, अब फिर से सिचुएशन देखते हैं ना, फोन आया तो फोन आना क्या है, एक हमारा कारण है, विभाव है। अब उस विभाव के बाद आपने कुछ प्रतिक्रियाएं की। क्या किया? आपने अलमारी से ड्रेस निकाली, फिर आपने उसको मैचिंग करना शुरू किया। तो ये आपने क्या किया? ये आपने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। जो आपके पास इमोशंस आए उसका आप क्या कर रहे हो, उसका आप रिजल्ट दे रहे हो कि अच्छा मेरे को कॉल आया, मैं उत्साहित हुई। अब उत्साहित होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और वो काम क्या कर रहे हैं, हम ड्रेस निकाल रहे हैं, हम मैचिंग शूज़ निकाल रहे हैं, हम कुछ और निकाल रहे हैं। वो क्या है, हमारी प्रतिक्रिया है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अनुभाव बोलते हैं। तो अनुभाव, अनु और भाव दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, यानी कि जो भी आपके अंदर इमोशन आए उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो आपका अनुभाव कहलाता है। यानी जो भी आपके अंदर भाव आ रहे हैं, कॉल आने के बाद जो उसके बाद आपके पास जो भी भाव आए, जो भी इमोशंस आए और उनके अकॉर्डिंग आपने जो जो चीज़ें की वो कहलाता है हमारा अनुभाव। तो क्या है कि जब मेल से बना है अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय, आश्रय यानी कि हम है ना आश्रय, जिसके अंदर इमोशन आया है। आश्रय के मन में पनपने वाला भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। जब आपके अंदर कोई भाव आया, अब आप उसके लिए क्या कर रहे हो, कुछ चेष्टाएं कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो उसके बारे में, तो वो कहलाता है हमारा अनुभाव। ठीक है, तो अनुभाव जैसे कि चुटकुला सुनकर हंस पड़ना या ताली बजाना आदि हमारी चेष्टाएं अनुभव करती है। अब आप इसी को हंसने वाले से ले लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम उत्साह के साथ ले रहे थे, अब हम हंसने वाले से ले रहे हैं। आपको सब लोग बैठे, ठीक है, बातें फैमिली में बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, सिचुएशन बता रही हूँ ना, सब लोग फैमिली में बैठे हैं, बैठ के सब लोग बातें कर रहे हैं। अब सबकी फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो बस हंस दे तो ही हमको हंसी आ जाती है, और वो इतना हंसाए कि पूछो ही मत, कि हंस के पेट में दर्द होता है। सबकी फैमिली में एक मेंबर ऐसा होता ही होता है। मेरे घर में भी है, जैसे मेरे मौसा जी हैं, वो बहुत हंसाते हैं, यानी वो हंसते हैं ना तो उनके हंसने से ही हमको हंसी आ जाती है। ऐसे होते हैं, सबकी फैमिली में होंगे ऐसे। तो क्या होता है, अब मान लो आप सब लोग बैठे हो, बातें चल रही है, उन्होंने जोक क्रैक किया, ठीक है, कुछ जोक बोला। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप बताती हूँ। जैसे ही जोक कहा उन्होंने, सबसे पहले हमारे अंदर स्थायी भाव ही आएगा, हम हंसेंगे। ठीक है, तो पहला चीज आया स्थायी भाव, जिसमें हम हंस दिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या समझा था, दूसरा हमने विभाव देखा था। विभाव यानी कारण। वो कारण क्या था? कारण था कि उन्होंने जोक बोला, कारण यही था कि उन्होंने जोक कहा था। अब उस कारण में भी क्या हुआ, एक हमने आलंबन देखा था, एक हमने उद्दीपन देखा था। तो आलंबन में तो क्या होता है, ये मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। आलंबन में क्या हुआ, उन्होंने कुछ जोक बोला, उस जोक में दो लोग थे, एक वो थे एक मैं थी, या बाकी सब लोग भी थे। जब उन्होंने जोक बोला तो वो विषय हो गए, मैं हंसी, मेरे अंदर वो भाव आया, वो हो गया आश्रय। नेक्स्ट उद्दीपन। उद्दीपन यानी अब उन्होंने एक जोक बोला, सब हंस रहे हैं, एकदम से उन्होंने एक और जोक बोल दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, पेट पकड़ के हंसने लग जाते हैं। अरे बस बस मौसा जी, अब नहीं, अब बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। तो ये क्या हुआ, उद्दीपन यानी जो कर रहे थे, हंस रहे थे, उसमें और बढ़ावा हो गया, हम और जोर से हंसने लग गए। ठीक है, तो ये तो था हमारा विभाव। अब बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या होता है, प्रतिक्रिया देना। अब कोई ना आपको जोक बोलेगा, आप ऐसे हंसोगे, ऐसे नहीं हंसेंगे ना। हर किसी के हंसने का तरीका अलग अलग होता है। कोई ताली मार के हंसता है, ठीक है, कोई हंसते हंसते ऐसे यूं ताली मारता है, कोई किसी को हंसते हंसते ऐसे धक्का दे देता है, कोई हंसते हंसते यूं खुद से ही ताली बजाता रहता है। तो सब लोग कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं हंसते के टाइम। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो ऐसे बस हंसेगा ही हो। कोई जोर जोर से हंसता है, कोई एकदम से सोफे पे ऐसे बाउंस करके बैठ के हंसेगा। हर किसी का कुछ ना कुछ तरीका होता है। तो जो ये प्रतिक्रिया दे रहे हो, जब आप जो हंसते टाइम जो चीज कर रहे हो, वो कहलाता है हमारा अनुभाव। तो चुटकुला सुनकर कोई लोग क्या करेंगे, हंसने लग जाते हैं, कोई ताली बजाने लग जाते हैं, कोई
हंसते हंसते ऐसे लोटपोट होने लग जाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है हंसने का। इसको हम कहते हैं अनुभाव यानी कि प्रतिक्रिया। क्लियर। लास्ट आता है आपका एक और भाव, वो है आपका संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव ऐसा होता है कि जब आपके अंदर एक इमोशन आता है, यानी जो भी आपके अंदर एक भाव आया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हंसने वाली बात लेते हैं, अगर आप हंस रहे हो तो हंसना तो मेन है, वो स्थायी भाव है क्योंकि हंस रहे हो। लेकिन हंसने के साथ साथ क्या होता है? हंसने के साथ साथ क्या हो जाता है? हंसने के साथ साथ हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है ना, हमको थोड़ा थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है, ऐसे गूज़बम्प आने लग जाते हैं ना। और क्या होता है? बस यही चीज़ें होती हैं। और कभी कभी हंसते हंसते हमारे हाथ से कुछ छूट भी जाता है, होता है ना, हंसते हंसते हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो उस क्या होता है? स्थायी भाव के साथ हमारे पास 2-3 इमोशंस और भी आ जाते हैं। 2-3 इमोशन जैसे कि आंसू आने लग जाते हैं, तो एक तरह से रोने जैसा लगने लग जाता है ना, आंसू आते हैं, हालांकि हम रो नहीं रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पेट में दर्द होने लग जाता है तो हल्का हल्का सा दर्द वाला फील आने लग जाता है, तो थोड़ा सा हमारे अंदर दर्द वाली चीज़ आती है, मतलब दुखी हो जाते हैं हम थोड़े से, है ना। ऐसे ही 2-3 चीज़ें और आने लग जाती हैं। तो जब आपके साथ या जब भी ऐसी सिचुएशन में जब आपके साथ एक स्थायी भाव तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी छोटे छोटे भाव निकल के आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं संचारी भाव। एक इमोशंस के साथ ऐसा नहीं होगा कि एक ही इमोशन आएगा, उसके साथ बहुत सारे इमोशंस आएंगे। जैसे श्रृंगार रस, उसमें एक लवर के बारे में अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, जब उनके साथ ऐसा होता है कि अंदर से खुश हैं बहुत, ऐसे मतलब लव वाला माहौल है, तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें और आएंगी? उनके साथ साथ और चीज़ें आएंगी कि जब वो 2 लोग मिलेंगे साथ में तो उनको लगेगा कि अरे क्या बात करूँ, तो थोड़ी सी घबराहट वाला आ जाएगा, है ना। फिर थोड़ा सा कांपने लग जाते हैं, अंदर से डर लगता है तो डर वाला फील भी आने लग जाता है। तो छोटे और भी इमोशंस अंदर से आने लग जाते हैं। एक इमोशन नहीं होता है, एक के साथ हमारे और भी इमोशंस आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संचारी भाव कहते हैं, कि जब हमारे मेन इमोशंस के साथ छोटे और भी इमोशंस निकलते रहते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। तो आश्रय के चित्त में, आश्रय यानी कि हम, है ना, जो भी जिसके अंदर इमोशन आया है, जिसके अंदर वो रस उत्पन्न हुआ है, उसको हम आश्रय कहते हैं। तो आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव कहते हैं, या इसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? अस्थिर मनोविकार भी कहते हैं। तो संचारी भाव जो हमारे मन के अंदर उठते बैठते वाले इमोशंस जो होते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। कौन कौन सी होती है? कुछ नाम है। दैन्य, ठीक है, विषाद, जब आप थोड़े से घबराहट से रहते हो, निद्रा, मोह, उग्रता, शंका। अब ये चीज़ें क्या हैं? अब जैसे आपके अंदर आप जब जैसे मान लो हंसने वाली बात ले लेते हैं, या फिर हाँ चलो हंसने वाले लेते हैं, तो जब आप हंस रहे हो तो आपको आंखों से आंसू आ सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर हर्ष आता है, मतलब बहुत खुश हो जाते हो। हास्य तो है ही, हास्य के साथ साथ खुश नहीं होगे, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई मार पीट के तब आपको हंसा रहा है। जब आप हंस रहे हो तो आपके साथ हर्ष भी आएगा, आप उत्साहित भी हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको मज़ा आ रहा होगा, आप आनंद ले रहे होंगे, उस माहौल का आनंद ले रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती रहती हैं। तो मेन भाव क्या था? मेन भाव था हमारा हंसना। हंसने के साथ साथ क्या हो रहा है? हम हर्ष भी कर रहे हैं, हम खुश भी हो रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, हम आसपास की चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है हंस हंस के, तो उसकी वजह से हम थोड़े से अनकंफर्टेबल भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। अब स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर कैसे करोगे? अंतर करने के लिए उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट दिया है कि जो संचारी भाव होते हैं ये बनते बिगड़ते रहते हैं, मतलब पानी के बुलबुले के जैसे होते हैं, आएंगे 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे, फिर आएंगे फिर शांत हो जाएंगे, फिर आएंगे फिर शांत हो जाएंगे, यानी ये स्विचिंग चलती रहती है। लेकिन स्थायी भाव हमेशा फिक्स होगा, वो आपके अंदर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जोक कोई सुना रहा है तो जोक सुनाते सुनाते आप एकदम से रोने लग जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। जोक सुनाया, आप हंस रहे हो, आप हंसोगे, हंसने के साथ बाकी चीज़ें होती रहेंगी। आपके अंदर से हर्ष होगा, खुश हो, फिर खुश के साथ फिर 2 मिनट में थोड़ा से ऐसे अंदर से शांत भी हो जाओगे कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन मेन हंसने वाला जो पार्ट था वो तो है, बाकी चीज़ें आपकी आती रहेंगी। आंखों से आंसू आ रहे तो उसको पहुँच भी लोगे, पेट में दर्द हो रहा है तो हंसते हंसते 2 मिनट के बाद रुकोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब आता जाता रहेगा पानी के बुलबुले के जैसे। लेकिन स्थायी भाव जो होता है वो फिक्स है, हर्ष है, हर्ष है, हंस रहे हो तो हंस रहे हो, उसमें ऐसा नहीं होगा कि हंसते हंसते आप एकदम से रोने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है
संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, मतलब उसके साथ बहुत सारे रस मिल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यभिचारी भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा स्थायी भाव है वो स्थायी भाव फिक्स रहता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका अलग अलग हो जाएगा। इसको स्थायी कर देना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग होगा, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। स्थायी भाव फिक्स रहेगा, बाकी संचारी भाव जो हैं वो आते जाते रहेंगे, एक साथ बहुत सारे भी आ जाएंगे, लेकिन स्थायी भाव हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर? तो संचारी और स्थायी भाव में कई बार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन स्थायी भाव क्या होते हैं, जो फिक्स होते हैं, अपने अंदर होते हैं, उसका मेन जो मोटो होता है वही होता है। बाकी आपके जो संचारी भाव है वो एक के साथ बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज बात करते हैं हास्य रस की, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आता कैसे क्वेश्चन, हास्य रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण लिखिए, इस तरह से आता है, या हास्य रस और करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आता है। परिभाषा कैसे लिखोगे, अब आपने अगर मान लो आपको परिभाषा अच्छे से नहीं पता है, लेकिन आपको ये विभाव, अनुभाव, ये सारी चीज़ें पता है, तो आप ये भी अपनी परिभाषा में ऐड कर सकते हो, जिससे ये मतलब एक चीज़ को अच्छे समझ, क्योंकि आप रस पढ़ लोगे, मैं अगर आपको ऐसे हास्य रस, करुण रस की परिभाषा लिख के और याद करा दूं तो वो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रस होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसका हिंदी में क्या काम है। अब आज से पहले आपको कितने बच्चों को पता होगा कि अच्छा हाँ, जब हम किसी चीज़ के लिए खुश होते हैं तो उसमें ये चीज़ें भी होती हैं। जैसे एक फ़ोन होता है, फ़ोन में हम एक बटन दबाते हैं, ठीक है, या टच करते हैं, तो हमारा जो भी चीज़ें प्रोसेस खुल जाती है, तो वो जो खुला है उसके पीछे क्या होती है, कुछ कोडिंग होती है, तभी वो चीज़ हुई है। तो ऐसे ही जब हम हंसे हैं तो हंसने के पीछे भी कुछ कोडिंग हुई है। वो कोडिंग क्या है कि अच्छा ये विभाव आया है, अनुभाव आया है, ये सारी चीज़ें, ये आलम्बन हुआ है, उद्दीपन हुआ है, ये सारा प्रोसेस हुआ है, तब जाके हमारे अंदर से ये एक्शंस भी निकले हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे रस। हास्य रस की परिभाषा देखें तो क्या है, हास्य रस मनोरंजक है, बिल्कुल है, मजा आता है। हास्य रस सभी रसों के अंतर्गत स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। हंसना किसको पसंद नहीं है, सबको हंसना पसंद है, सब हंसते हैं, और सबसे सुखात्मक रस ही यही है, सबसे अच्छा रस यही है, सबसे बढ़िया रस यही लगता है, क्योंकि हर किसी को हंसने का मौका चाहिए। तो हंसना, बिल्कुल हंस सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले आपको भाव लिखना है कि हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है, हास, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये पहला पॉइंट तो डालना ही डालना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत आप हंसोगे कैसे, किसी की वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास की उत्पत्ति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। किसी की वाणी अब देखो, मान लो आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, अब आपको किसी की वेशभूषा यानी कि किसी की ड्रेस देख के आपको हंसी आ जाती है ना, कि कोई ऊट पटांग से कपड़े पहन लेता है, तो अरे देख 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 क्या पहन रखा है, बोलते हैं ना ऐसे कि क्या पहन, तो उस टाइम क्या हुआ, आपके अंदर हंसी आई। जैसे आपने बोला था, आपके फेस पे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। चल रहे थे आप आराम से अपनी फ्रेंड के साथ या खुद अकेले चल रहे थे, चलते जा रहे थे, सडनली आपको दिख गया कि किसी ने कुछ अलग ही कपड़े, अलग अलग टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। या सोच लो एक बच्चा है छोटा सा और उसने अपनी मम्मी का ही कुछ पहन लिया है। मैं फैनी का एग्जांपल देती हूँ, फैनी भी ऐसे पहनती है, कई बार मेरे टॉपर पहन के बैठ जाती है। तो अब उसने एक अलग सा वेशभूषा पहन लिया, अब जैसे ही पहना आपने देखा अरे बच्चा छोटा, टॉपर इतना बड़ा पहना हुआ है, तो आप हंस दिए, क्या पहन रखा है, बोलते ना ऐसे। तो ये क्या हुआ, जैसे आपने किया तो आपको हंसी आ गई। जिसने पहली बार ऐसा देखा होगा उसको तो बहुत जोर जोर से लगेगा, अरे क्या जोकर लग रहा है, क्या पहन रखा है इसने। तो वेशभूषा हो सकती है। किसी की वाणी, कई बार होता है किसी की वाणी अजीब सी होती है, क्या कर रहा है, ऐसे होती है ना आवाज़, तो ये वाली वाणी या किसी की कुछ अलग टाइप की आवाज़, उससे भी हंसी आ जाती है। तो कि अरे हंसता, बोलता कैसे है, इसकी आवाज़ कैसी है, या बोलती कैसे, इसकी आवाज़ कैसी है। तो वाणी से भी आपको हंसी आ सकती है। तो वेशभूषा से हंसी आ सकती है, वाणी से हंसी आ सकती है, किसी की क्रिया से हंसी आ सकती है, किसी के जोक वोक बोलने से आपको हंसी आ सकती है। तो कोई भी सिचुएशन की वजह से अगर आपको हंसी आ जाती है, आपको प्रसन्नता आ जाती है, तो उस टाइम पे जो भाव आता है वो कौन सा, हास भाव आता है। और इसको हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, क्योंकि उस समय हम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये होता है हास्य रस, और इसमें हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब ये हास्य रस जो होता है इसके भी कुछ प्रकार हैं, वो कौन से हैं। हास्य रस के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आत्मस्थ हास, दूसरा है परस्थ हास। परस्थ हास और आत्मस्थ हास। आत्मस्थ क्या होता है, यानी आत्म मतलब खुद के लिए ना। आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने
किसी बच्चे को देखा, उसने ओवर साइज अपनी मम्मा का किसी का टी शर्ट पहन लिया है, तो उसको देख के ही आपको हंसी आ गई। ना उसने कुछ बोला, ना उसने कुछ किया, ना उसने जोक क्रैक किया, ना उसने बोला, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके सामने से यूँ निकल के चले गए, आप हंसने लग जाते हो। देखते हैं ना रास्ते में कितने ही लोग ऐसे निकल जाते हैं जिनको देख के हम हंस देते हैं, कुछ कुछ बातों पे हंस देते हैं, कोई भी फनी सी चीज़ उनके साथ हम देख लेते हैं तो हम हंसने लग जाते हैं। तो ये होता है हमारा हास्य रस। तो उसमें आत्मस्थ हंस क्या होता है, जब आप किसी को सिर्फ देख के ही हंस देते हो, जब आपने उसको देखा और आपको हंसी आ गई, वो होता है आपका आत्मस्थ हास्य। नेक्स्ट आता है परस्थ। परस्थ मीन्स कि जब दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट हो जाता है, दूसरों को देख के हंसी आ जाए। होते हैं ना कुछ लोग फनी होते हैं कि भाई वो हंस रहे हैं, उनकी हंसी देख के हमको हंसी आ जाती है। जैसे हमारे मौसा जी हैं, वो कुछ नहीं बोले, बात कुछ और चल रही है और वो एकदम से हंस देते हैं अगर वो बात पे, तो उनको देख के मुझे हंसी आ जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि जब मैं उनको देखती हूँ, उनको देखते मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि जैसे उनको देखती हूँ उनके फेस से ही मुझे हंसी आने लगती है, क्योंकि वो इतने जोक क्रैक कर चुके हैं मेरे सामने कि उनको देख के मुझे लगता है कि हाँ ये अभी हंस देंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ऐसा होता है परस्थ, यानी जिसको देख कर आप हंस दो, यानी जो कोई हंस रहा है उसकी हंसी को देख के आपको हंसी आ जाए, तो वो होता है हमारा परस्थ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ बहुत अच्छा। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हैं हम सब लोग। तो पहले गुत्थी जो आती थी, तो गुत्थी अगर आ जाती थी, ये जो डॉक्टर गुलाटी, वो अगर आ जाते थे, कुछ नहीं बोले, वो खड़े होके मतलब जैसे उनकी एंट्री हो जाती थी, हमारे फेस पे सबके स्माइल आ जाती है कि अरे अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि वो चीज़ कैसे होने वाली है और उनकी प्रेजेंस हमको पता है वो कैसी है। तो उनको देख के ही हंसी आ गई, वो हो गया हमारा आत्मस्थ। और जब उन्होंने किसी बात पे अगर वो ही हंस दे और उनके हंसने से ही हमको हंसी आ जाए, वो होता है हमारा परस्थ। ठीक है, तो ये होते हैं इसके दो प्रकार। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे हमारे काव्य में कैसे उदाहरण, ये तो मैंने आपको नॉर्मल जर्नल जो हमारी लाइफ में होते हैं वो वाले उदाहरण दिए, लेकिन जो काव्य में उदाहरण आते हैं वो कैसे आते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा रस है, ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देखो। क्यों पढ़ रहे हैं, जब आप आगे पढ़ोगे, जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं, जैसे कोई भी एक आपके पास काव्य आएगा और कहा जाएगा कि इसका काव्य सौंदर्य लिखिए। तो जब काव्य सौंदर्य लिखना होता है तब हमको रस, अलंकार और छंद, ये तीनों आपको उस काव्य सौंदर्य में ऐड करने होते हैं। तो कब करोगे, आपको जो काव्य पढ़ोगे आपको उसका इमोशन समझ में आएगा कि अच्छा इसमें कौन सा इमोशन है, अच्छा ये वाला रस है, तो आप लिखेंगे कि इसमें इस रस की उत्पत्ति, इसमें इस रस को दर्शाया गया है, इसमें जो है बोलने का भाव ये है, स्थायी भाव ये है। तो वो कैसे बोल पाओगे, वो तभी कर पाओगे जब आपको रस की नॉलेज होगी। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। आई हंसी क्यों, क्योंकि यहाँ पे गंजे को बोल रहा है कि तू क्यों रो रहा है, कितना भी बुरा समय तू क्यों रो रहा है, तेरा तो बाल भी बांका नहीं होने वाला, यानी उसके सर में तो बाल है ही नहीं, तो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो इसको पढ़ के आपको कैसा हुआ, हंसी आई, हंसी आई तो क्या हो गया, ये हास्य रस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। देखते ही समझ में आ रहा है कि क्या है, ये हास्य है, हंस रहे हैं, इसमें हमको दिख रहा है कि हंसने वाला भाव है। तो ये होते हैं आपके हास्य रस। आपको चाहिए तो इसमें से कोई भी उदाहरण याद कर लेना, वैसे तो ये दोनों ईजी है, इजीली हो भी जाएंगे। तो ये होता है हमारा हास्य रस। नेक्स्ट देखते हैं हम करुण रस। करुण, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि करुण में क्या होता है, हम किसी संबंध जो होता है, हमारा स्पेशल संबंध जो होता है, जब वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, यानी कि उन भगवान के पास चले जाते हैं, तो उस टाइम पे जो आपको दुख होता है उसको हम कहते हैं करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसमें किसी अपने से दूर चले जाने का जो दुख होता है, जो उत्पन्न होता है, उसको हम करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग जो होता है, वियोग यानी श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, उसमें भी दुख का अनुभव होता है। मैंने बताया था आपको कि श्रृंगार में भी ऐसा होगा कि हमारा जो संबंध है वो कहीं दूर किसी और देश में या कहीं और काम करने चला गया है, या फिर नाराज़ होकर चला गया है, कुछ भी XYZ, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर दूर जाने से पुनः मिलने की आशा बंधी रहती है। ऐसा होता है कि भाई आज गया है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, या रूठा हुआ है तो कभी ना कभी मान जाएंगे, या नहीं भी मानेंगे तो पता है कि भाई वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब भी लाइफ में ऐसा लगेगा तो मिल सकते हैं।
लेकिन करुण रस में क्या होता है, करुण रस में आप मतलब कभी मिल नहीं पाओगे, क्योंकि जो भगवान के पास चले जाएंगे तब फिर मिलने का सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। वो होता है हमारा शोक। तो शोक भाव कब आता है करुण रस में, जब हमारा कोई प्रिय जो है वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाए, उस समय जो हमारे रस उत्पन्न होता है वो होता है हमारा करुण रस। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इसमें आपकी जो प्रतिक्रिया आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, निश्वास मतलब आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे होंगे, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना, ये सारे भाव जो हैं हम उस समय व्यक्त करते हैं। कंडीशन देखते हैं, जैसे मान लो आपके कोई संबंध है या मेरे भी कोई भी हो, अगर मान लो कोई संबंध जिसको आप चाहते हैं, जिनको आप मानते हैं, वो आपसे इस दुनिया से चले गए हैं, तो उस समय पे कैसे कैसे भाव आएंगे। सबसे पहला स्थायी भाव आया, जैसे आपने किसी की, आप घर पे बैठे हो, एकदम से कॉल आ गया और कहा गया कि भाई आपके जो कोई हैं उनकी डेथ हो गई है, तो एकदम से सबसे पहला क्या भाव आएगा, स्थायी भाव आएगा कि वो इमोशंस आ गए, वो शोक वाला इमोशन आ गया। दूसरा क्या आता है, दूसरा आया आपका विभाव। विभाव यानी कि कारण, कारण आपको पता चलेगा कि वो कॉल आया उस पर हमको पता चला, या फिर किस वजह से वो चीज़ हुई वो आपको पता चलेगा। अब इसमें भी क्या होता है, आश्रय विषय होता है। आश्रय आपके अंदर दुख आया, विषय जिसने मतलब जिसने आपको ये बात बताई या जिसकी डेथ हुई है वो आपके लिए विषय है। उस आलम, उसमें क्या हुआ, उसी के अंदर आलम जो उद्दीपन, उद्दीपन यानी कि उस चीज़ को और, दुख को और बढ़ाने वाली चीज़ क्या हो जाती है कि मान लो आप, जब वो दुख है आपके अंदर और उसके बाद आपके घर वाले, आसपास के लोग, वो सभी लोग रोने लग जाए, तो उनको रोते देख के आपको और रोना आ जाएगा। यानी एक तो आप शोक में थे ही, जब आसपास का माहौल देखा तो आप और ज़्यादा उसमें शोक में आ गए, मतलब और ज़्यादा आपका वो रस जो है वो और बढ़ता गया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उद्दीपन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुभाव। अनुभाव यानी उसकी प्रतिक्रिया, आपने क्या प्रतिक्रिया दी। जब आप दुखी थे तो कई लोग, सबके दुख प्रकट करने का अलग अलग तरीका होता है, जैसे हंसने का अलग अलग होता है, वैसे दुख प्रकट करने का भी अलग अलग होता है। कोई चुपचाप कोने में जाके बैठ जाता है, बिल्कुल रोता होता नहीं है, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल मूर्ति बन के बैठ जाता है। कोई लोग कैसे होते हैं, निश्वास मतलब उनकी ब्रीथ नहीं आती है, सांस नहीं ले पाते हैं, फेंट हो जाते हैं, बार बार गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, छाती पीटने लगते हैं। कोई लोग छाती पीट पीट के रोने लग जाते हैं। कोई लोग रोते रहते हैं, बस कंटिन्यूसली रोते रहते हैं। कोई रोते रोते भूमि पे गिर जाते हैं, मतलब ज़मीन पे गिर जाते हैं, मतलब उनका कंट्रोल नहीं होता है अपनी बॉडी पे। तो सबका अपना अपना कुछ कुछ तरीका होता है, प्रतिक्रिया होती है। जो भी आपके अंदर जो रस आया है उसकी प्रतिक्रिया आपने दी। हर रस की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, तो इसकी प्रतिक्रिया ऐसे आई। जब प्रतिक्रिया आ जाती है तो वो कहलाता है हमारा अनुभाव, कि आपने उस पर क्या किया। अब इसके साथ आपके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके साथ प्रतिक्रिया के साथ और क्या आता है, संचारी भाव आते हैं। संचारी भाव क्या क्या होंगे, आपको अंदर से क्या कहते हैं उसको, अंदर से आपको थोड़ा सा दुख होगा, ठीक है, आप अंदर से टूट रहे होंगे, कमज़ोर हो रहे होंगे, आप दुखी होंगे, आपके अंदर से जीने मरने का सब कुछ खत्म हो गया होगा, अंदर से आपको लग रहा होगा कि जो है अब ये खत्म हो गया, इसके आगे कोई लाइफ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर, बहुत सारे इमोशन आने लग जाएंगे, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते हो। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो आ रही हैं वो हमारे होते हैं संचारी भाव। मेन तो क्या है, हमारे अंदर शोक है, लेकिन शोक के साथ साथ आपको घबराहट हो रही है, आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, कंपन हो रहा है, आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, संचारी भाव। मतलब ये छोटे छोटे भाव जो हैं वो एक्स्ट्रा में हमारे पास आते रहते हैं, तो ये कहलाता है हमारा टोटल क्या, करुण रस। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, सबसे पहला उदाहरण है राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बिरह गयहु सुरधाम। अब यहाँ पे ये सिचुएशन किसके लिए है, जब जो श्री राम जी थे जो वनवास चले गए जा रहे थे, तब उस समय उनके पिता जो दशरथ थे वो इस तरह से राम राम कहे जा रहे थे कि भाई राम जो हैं वो जा रहे हैं, और उस दुख में वो राम राम कहते कहते ही वो कहाँ चले गए, वो परलोक सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस टाइम पे क्या हुआ, एक दुख वाली बात आई, और वो कौन सी हो गई, शोक, यानी उस समय वो शोक वाला माहौल था। नेक्स्ट, रही
खरकती हाय शूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमृत, शाप कथा वे कह न सके। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो चले गए तो उनके अंदर क्या आया, ये क्या हुआ था कि जब कैकेयी ने उनसे वचन मांगा था कि मुझे वचन दो, तो जब उन्होंने वचन मांगा कि भाई अब राम जी को वनवास भेज दो, तो जब वो वनवास चले गए तो उन्होंने वचन के बंधे हुए अपने ये सारी चीज़ें करनी पड़ी उनको। तो पहली चीज़ तो वो राम राम कहते कहते ही परलोक सिधार गए, और उनके अंदर उनके मन में क्या रह गए, उनके अंदर उनके मन में एक ग्लानि रह गई, त्रास हो गई, एक वेदना रह गई कि मैं अपने बच्चे के साथ सही नहीं कर पाया, और वो इस चीज़ को अंदर ही लेके परलोक सिधार गए। तो ये वाली बातें वो कह नहीं पाए, जो भी उसके अंदर ये कथाएं थी ये अपने जाहिर नहीं कर पाए, अपने पुत्र को नहीं कह पाए, और ऐसे ही वो इस दुनिया से चले गए। तो ऐसे काव्य पढ़ के हमको समझ में आ रहा है, ऐसे छंद पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, शोक वाली फील आ रही है कि जो बंदा चला गया वो वापस अब नहीं मिल सकता, दशरथ जी फिर से राम जी से नहीं मिल सकते हैं, ये चीज़ यहीं पर ही एंड हो जाएगी। वो आगे कभी लाइफ में उनको कह नहीं पाएंगे, ना ही राम जी वो चीज़ समझ पाएंगे। तो जब आप किसी ऐसे संबंध जिनके साथ आप कभी नहीं मिल पाओगे, वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चला गया है, उस समय जो आपको रस उत्पन्न होगा वो होता है आपका करुण रस। ठीक है, तो आज हमने रस को समझा कि रस होता क्या है, कौन कौन से रस होते हैं, बाकी के रस में क्या है, बस आपको सांप के भाव पता है, आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि भाई अच्छा वात्सल्य में क्या होगा भाई, वात्सल्य में एक माता और पुत्र या एक बच्चे का अपने पिता के साथ ऐसा कुछ प्रेम होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब आप प्रेम होगा तो उसमें कुछ उत्पन्न होंगे। संचारी भाव कैसे कैसे हो सकते हैं, संचारी भाव की प्रेम भी है, हर्ष भी है, खुश भी हो, उत्साह भी है, मतलब बहुत सारे आपके अंदर अंदर छोटे छोटे भाव निकलते रहते होंगे कि हाँ खुश हैं हम, अच्छा लग रहा है हमको, सारी चीज़ें मस्त लग रही हैं, तो वात्सल्य होता है। तो ये होता है रस। मेन आपके रस जो दो ही आएंगे, हास्य रस और करुण रस, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। आपको एक एक दो उदाहरण भी अच्छे से याद रखने हैं, चाहो तो यहाँ से देख लेना, चाहो तो आप और भी पढ़ सकते हो, कोई भी एक दो अच्छे से याद कर लेना और आपके एग्जाम में 2 मार्क्स पक्के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।